So you need to understand property of the instrument, such as the communication protocol to use. Means वो इंस्ट्रूमेंट किस कम्युनिकेशन पर काम करता है, किस प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, क्या उसे समझ में आता है, किस तरीके से उसको मैसेज हम कन्वे करें कि वो समझ पाए। ठीक है, मैसेज भेजने के कई तरीके होते हैं, तो किस तरीके को वो समझता है वो इम्पोर्टेंट होता है किसी इंस्ट्रूमेंट से कम्युनिकेट करने का। ठीक है, जैसे यूजिंग जीपीआईबी। ठीक है, जीपीआईबी क्या है? जीपीआईबी एक स्टैंडर्ड एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, एक पैरेलल प्रोटोकॉल है। ठीक है, पैरेलल मींस इसमें क्या होता है, देखिए, ऑल्सो नोन एज जनरल पर्पस इंटरफेस बस, जीपीआईबी। ठीक है, GPIB is a digital 8-bit parallel communication interface with data transfer rate of up to 1 MB bytes and higher। ठीक है, इसमें जो हैंड शेकिंग होती है वो 3 वायर के थ्रू होती है, 3 वायर हैंड शेकिंग है। ठीक है, सो रिलायबल है। द बस सपोर्ट वन सिस्टम कंट्रोलर। ठीक है, यूजुअली या कंप्यूटर, मतलब जो कंट्रोलर होगा यूजुअली हमारा कंप्यूटर रहता है, एंड अप टू 14 एडिशनल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, the GPIB protocol categorize device as a control, जो जो उसको कंट्रोल करता है। मतलब जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो मल्टीपल स्लेव हो सकते हैं। मल्टीपल स्लेव से मेरा मतलब है मल्टीपल डिवाइस और मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट। द जीपीआईबी कंट्रोल कैटेगराइज डिवाइस द कंट्रोल। ठीक है, या टॉकर या लिसनर, इस तरीके से। अच्छा, इसमें एड्रेसेस होते हैं, जैसे आप मैंने कहा कि मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। सो अगर मेरे पास एक मास्टर है जो कि मेरा पीसी होगा, ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। सो किसके साथ कम्युनिकेट करना है ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए होता है उसका एड्रेस, ऑफ कोर्स। ठीक है, मुझे यहाँ से विशाल के घर पे जाना है, जो इसका एड्रेस लगेगा उसके घर का। इसके घर पे जाना है तो उसके घर का एड्रेस लगेगा। ठीक है, तभी मैं उसके घर पे कुछ भेज सकता हूँ या वहां से रीड कर सकता हूँ, तो मुझे एड्रेस की नीड पड़ेगी। ठीक है, सो ये है। तो जीपीआईबी क्या, 8 बिट पैरेलल कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल स्लेव्स कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें। डेटा ट्रांसफर टर्मिनेशन क्या होता है? देखो, जब भी हम कोई डेटा कमांड सेंड करते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, टर्मिनेशन इन्फॉर्म लिसनर दैट ऑल डेटा हैज बीन ट्रांसफर्ड। मतलब जो हमारा स्लेव है, ठीक है, मैं अगर आपसे बात करता हूँ, आपने सुना होगा, जब किसी सोल्जर्स को सुना होगा या कहीं सुना होगा कि ओवर एंड आउट बोलते हैं लास्ट में। ठीक है, कुछ बातचीत हो जाने के बाद, वो क्या मीन है उसका? उसका मतलब ये है कि उसकी बात, उसके वो जो कहना चाहता था यहीं तक था, अब आप बोलिए। ठीक है, ओवर एंड बोला, जैसे मैंने कुछ बोला, देन लास्ट में ओवर एंड आउट बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि वहां टर्मिनेट कर रहा हूँ मैं अपनी बात को। ठीक है, यही तक मेरा मैसेज था, देन आप बोलो। फिर वो बोलेगा तो लास्ट में वो भी ओवर एंड आउट बोलेगा। सो उससे क्या है, एक टर्मिनेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, कि यहाँ मेरी बात खत्म हो चुकी है। नहीं तो दोनों बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ खत्म हुआ है मैसेज, कहाँ शुरू हुआ है, मतलब मिक्स एंड मैच हो जाएगा। तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन में जब भी इंस्ट्रूमेंट को, जैसे लिसनर की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिसनर क्या हो गया, हमारे स्लेव, स्लेव डिवाइसेस। समझ पा रहे हैं ना? लिसनर मतलब जो टॉकर है, मतलब मेरे जो पीसी है वो कंट्रोलर है, और जो लिसनर की मैं बात कर रहा हूँ या स्लेव की मैं जो बात कर रहा हूँ वो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसको मुझे कंट्रोल कर रहा हूँ। तो उसकी बात की जा रही है कि जो डेटा ट्रांसफर है उसमें टर्मिनेशन का क्या रोल है। तो टर्मिनेशन का ये रोल है कि टर्मिनेस जो है ना, वो डिफाइन करता है कि उसका अब कमांड जो उसने सेंड करी है तो यहाँ पे टर्मिनेट होती है, इसके बाद वो कुछ और कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, हाँ, तो जीपीआईबी इंक्लूड्स एन एंड और आइडेंटिटी, दैट इज ईओआई। ठीक है, वो यूज करता है। ठीक है, द जीपीआईबी इंक्लूड ईओआई हार्डवेयर लाइन दैट कैन बी असर्टेड विद द लास्ट डेटा बाइट। मतलब पूरा मैसेज टाइप किया, देन आफ्टर ये वाली बाइट ऐड कर दी। ठीक है, जो एंड और आइडेंटिटी को दिखाता है। ठीक है,
और भी है, जैसे प्लेस अ स्पेसिफिक एंड ऑफ स्ट्रिंग जिसे बोलते हैं ईओएस, ये कैरेक्टर है, इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में सम इंस्ट्रूमेंट यूज दिस मेथड इंस्टीट्यूट ऑफ और इन एडिशन द ईओआई। ठीक है, इसका यूज करते हैं, डिपेंड करता है वो क्या, किस प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ओके, और डेटा ट्रांसफर रेट, अभी क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस को, मतलब अभी क्या होता है, जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है तो उसकी कोई लिमिटेशन होती है कि जो डेटा ट्रांसफर होता है इतने लेंथ की वायर होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं है तो फिर बूस्टर लगाना पड़ेगा आपको बीच में, जो सिग्नल को बूस्ट करके आगे भेजे, एम्पलीफाई करके भेजे। सो अगर डेटा ट्रांसफर रेट को हाई करना है टू अचीव द, एक तो ये चीज होगी जो मैंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। एक चीज हो गई कि डेटा ट्रांसफर की स्पीड, मतलब पर सेकंड ज्यादा डेटा भेजने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक कंट्रोलर है इनका। ठीक है, HC480 डिवाइसेस करके है ये, यू कैन ऑब्टेन फास्टर डेटा रेट विद दिस डिवाइस। ठीक है, जब जीपीआई कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, HS480 इज एक्सटेंशन ऑफ जीपीआई। ठीक है, जो कि मोस्टली एनआई कंट्रोलर ही सपोर्ट करता है। ओके, तो जीपीआईबी में क्या था, सिर्फ पैरेलल कम्युनिकेशन है। ठीक है, 8 बिट डिजिटल जो डेटा है वो सेंड करता है, रिसीव करता है, मल्टीपल डिवाइसेस मल्टीपल से हो सकते हैं। ठीक है, एंड यूएस यूआई का यूज किया जाता है, जो डेटा ट्रांसफर मिशन है, सिर्फ इसी में नहीं है, मतलब जहाँ भी और भी कम्युनिकेशन सीरियल है, सो और भी कोई प्रोटोकॉल है, पैरेलल हो सीरियल हो, तो वहाँ भी डेटा ट्रांसफर मिशन यूज होता है। ठीक है, कि खत्म कहाँ हो रही है कमांड। देन मूव करते हैं यूजिंग सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन। सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है, बिट बाय बिट डेटा जाता है, मतलब वायर के थ्रू एक एक बिट जाती है। अभी जीपीआई की जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें हमने ये देखा था कि ये क्या कर रहा है, 8 बिट पैरेलल ट्रांसमिट होती है, मतलब एक साथ 8 बिट निकलेंगी वायर से। ओके, तो मतलब 8 बिट एक साथ जाएंगी और एक एक करके बिट जाएंगी, कौन फास्ट जो जा पहुंचेगा स्लेव के पास, ऑफ कोर्स पैरेलल में जा रहे हैं, वो जल्दी जाएंगे। ठीक है, उससे ट्रांसफर स्पीड भी बढ़ेगी, है ना। तो जब हम सीरियल की बात करते हैं, जैसे यूजिंग सीरियल पोर्ट कम्युनिकेशन, सीरियल से नाम समझ में आ रहा है कि सीरियली, सीरीज में, सीरियल कम्युनिकेशन ट्रांसमिट डेटा बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस मींस इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है। ठीक है, जैसे बोला सच एज प्रोग्रामेबल इंस्ट्रूमेंट और अनदर कंप्यूटर। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सीरियल कम्युनिकेशन यूजर ट्रांसमीटर टू सेंड डेटा 1 बिट एट अ टाइम ओवर अ सिंगल लाइन टू अ रिसीवर। ठीक है, एक सिंगल बिट जो है एट अ टाइम ये सेंड करता है। ठीक है, ये डायग्राम आपको शो हो रहा है, इसमें हमारा पीसी। ठीक है, फर्स्ट वन इज RS-232 इंस्ट्रूमेंट, मतलब इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। ठीक है, इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे काम करता है। इसको हम वाया इस RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हैं, केबल है उसकी। ठीक है, थर्ड क्या है, यहाँ पे पोर्ट होता है। ठीक है, DB9 करके दिखता है, DB9 लिखा होगा आपने। ओके, ये पीसी है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं बात करूँ मास्टर स्लेव के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा मास्टर है, ये मेरा स्लेव है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो ये मेरा कंट्रोलर है और ये लिसनर है, ये भी कह सकते हैं। क्या, देखिए अब सीरियल की जब बात होती है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं कि भाई हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे बॉड रेट, मतलब स्पीड क्या रहेगी ट्रांसमिशन की, कितनी बिट भेज सकता है। ठीक है, स्टार्ट बिट क्या है, एंड बिट क्या है, मतलब जैसे मैंने अभी कहा था ना कि एंड ऑफ लाइन बतानी होगी कि डेटा कहाँ खत्म हुआ है, ऐसे ही ये भी बताना होता है कि डेटा कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ओके, अब जैसे हम कोई डेटा मेरे को भेजना है, कुछ कमांड मेरे को भेजनी है इंस्ट्रूमेंट को कि ये फला फला ये वाला काम कर, सो उसको जब मैं ये कमांड भेजूंगा, कमांड
वो भी इंसान तो है नहीं, समझ जाएगा। उसको समझाने के लिए जो मैंने कमांड मैं भेज रहा हूँ, ठीक है, विच कमांड आई हैव सेंट, सो उसमें हमें स्टार्ट बिट एंड एंड बिट ऐड करके भेजनी होगी, कि उसको पता लगे कि डेटा जो है, कमांड जो है मेन जिसको रीड करना है, वो यहाँ से स्टार्ट है और खत्म यहाँ पे है। ये इतने में ना मेरा डेटा है, मल्टीपल डेटा है। मतलब एक डेटा जो है, कोई भी अगर स्ट्रिंग है, नंबर है या कुछ भी है, तो वो बिट्स बाय बिट्स जाएगी, ऑफ कोर्स। वैसे हो तो जैसे सपोज, ठीक है, इसमें बिट्स पड़ी हुई हैं। सो होता क्या है कि ये डेटा तो है, लेकिन जब ये डेटा उसके पास पहुंचेगा, स्लेव के पास, तो उसको समझ में भी तो आना चाहिए कि ये डेटा है, ये डेटा है, क्योंकि एक सेकेंड, देखिए स्टार्ट बिट में भी देखो, यहाँ जीरो रहेगा, यहाँ कुछ जीरो वीरो रहेगा, जीरो, यहाँ वन हो सकता है, यहाँ भी वन हो सकता है, यहाँ जीरो हो सकता है, ठीक है, रैंडम कुछ भी हो सकता है, वन, जीरो, वन, वन। और जो स्टॉप बिट होगी और जो स्टार्ट बिट होगी, वो भी तो कोई बिट ही होगी। वो कुछ हो सकता है कि कोई सीक्वेंस हो, कोई सीरीज हो स्टॉप बिट की, और हो सकता है स्टार्ट बिट की कोई सीरीज हो, ठीक है। तो यहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसको पता करने के लिए हमें यहाँ पे स्टार्ट बिट ऐड करनी होती है। हमें नहीं करनी होती है, हमें बस कमांड में सिर्फ अपना मैसेज देना होता है, स्टार्ट बिट कहाँ लगानी है, एंड बिट कहाँ लगानी है, वो सारा ये टेक केयर कर लेता है हमारा लैब। ठीक है, स्टार्ट बिट एंड बिट जिसे स्टॉप बिट भी कहते हैं, obvious। ठीक है, तो इस तरीके से उसको समझ में आएगा, अच्छा यहाँ से डेटा स्टार्ट है, मतलब इतना काम का है, इतना काम का नहीं है, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसको जोड़ के एक मैसेज बनाएगा, अच्छा ये इसका मतलब ये है, वो टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है, देन रिप्लाई करेगा। और यहीं तक पढ़ना है, ये कैसे पता चलेगा, एंड बिट से पता चलेगा। ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, you must specify four parameter for serial communication, that is baud rate, ठीक है, baud rate of the transaction, number of data bits that encoded a character जो भी हम भेज रहे हैं, ठीक है, the sense of the optional parity bit, ठीक है, ये ऑप्शनल रहता है। पैरिटी बिट ये एरर को चेक करने के लिए, कुछ डेटा बिट्स ऊपर नीचे तो नहीं हो गई, चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है, एनवायरनमेंट के थ्रू, मतलब डेटा जा रहा है वायर के थ्रू, तो हो सकता है चेंज हो जाए कुछ बिट्स, ठीक है, तो उसके लिए हम पैरिटी बिट यूज करते हैं। एंड द नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स कितने रहेंगे, वो चीज़, ठीक है। अच्छा, baud rate क्या, baud rate is a measure of how fast data move between instrument that use serial communication, ठीक है। मतलब जैसे आपने कॉमन देखा होगा, 9600 9600 baud rate, ठीक है। ये इसका क्या मतलब, क्या इसका मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, या जो मास्टर या स्लेव है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसमें जो बिग बिट ट्रांसमिट हो रही है ना, मतलब वो क्या कर रहा है, 9600 बिट जो है ट्रांसफर कर सकता है एट अ टाइम। अगर ये 9600, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस यस सर। हाँ हाँ। सो जो 9600 का क्या मतलब है कि 9600 बिट्स जो ट्रांसफर कर सकते हैं पर सेकंड, ठीक है। तो सर ये जो रेट है, ये रेट हम लोग का मतलब एक तरह से मेजर कर, मतलब ये पहले से रहता है, मतलब प्री डिफाइंड, या फिर इसको हम लोग चेक करते हैं? ये मतलब जैसे होता है ना कि किसी चीज़ से होगा हम लोग का सैम्पलिंग रेट, वो पहले से सैम्पलिंग रेट इसका इतना होता वो है या डिफाइन है, वो वो डिफाइन है डिफाइंड? ऑलरेडी। ऑलरेडी जब इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं या कोई डिवाइस होगा, तो उसको उतने बॉड रेट के लिए बनाया गया होगा।
अच्छा बॉर्ड, हाँ तो उसमें बॉर्ड रेट मतलब एक एस्पेक्ट्स है बॉर्ड रेट उसमें का। हाँ, एक स्पेक्स मान सकते हैं कि इसी स्पेक्स से अगर इतने बिट्स का चेंज आता है, ठीक है, तो वो पकड़ लेगा। अगर 1 सेकंड में 9600 बिट्स में चेंज हो रहा है ना, वो इंस्ट्रूमेंट पकड़ लेगा, ठीक है। और ये 9600 तो लोवेस्ट बॉर्ड रेट है, और भी ज्यादा होते हैं, डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यस सर। ओके, तो आगे डेटा bits are transferred upside down and backward, which means the inverted logic is used and the order of transmission is from LSB to MSB. ठीक है, to interpret the data bits in a character frame, you must read from right to left, and read one for negative and voltage, one for negative voltage and zero for positive voltage. ठीक है, वन के लिए नेगेटिव वोल्टेज होगी और पॉजिटिव के लिए, मतलब 0 1 0 1 में खेलते हैं ना, मतलब बिट्स जो है 0 1 0 1, तो जो नेगेटिव वोल्टेज होगी उसको हम वन मानेंगे, और जो वन मतलब पॉजिटिव वोल्टेज होगी उसको जीरो मानेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देखेंगे, क्लियर होंगी चीजें अभी, ठीक है। मैं बात कर रहा था एन ऑप्शनल पैरिटी बिट, ठीक है। एन ऑप्शनल पैरिटी बिट फॉलो द डेटा बिट्स इन द कैरेक्टर फ्रेम, ठीक है। इसका क्या है, इसका ये है, देखो जो डेटा बिट्स आप सेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो बिट्स हैं, वन वन की मैं बात करूं, सो वो अगर मैं उनको काउंट करता हूँ, जैसे मैं अभी पेट में दिखाता हूँ आपको, 0 1 1 0 1 0 1, इसमें वन की पैरिटी कितनी है? मतलब ऑड है या इवन है? 1 2 3 4 5, पांच क्या हमारा ऑड, तो पैरिटी क्या होगी इसकी? ऑड, ठीक है। तो पैरिटी ऑड को दर्शाने के लिए जीरो भेजेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक जैसे मैंने एन बिट लिखा है ना, यहाँ पे एन बिट से पहले एक और यहाँ पे ऐड हो जाती है, इसको सेकेंड। हाँ, सो यहाँ पे पैरिटी बिट जो है वो ऐड होती है, ठीक है। अब पैरिटी बिट क्यों है, किसी को आइडिया है पैरिटी बिट का? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने काउंट करे, वन वन जो है मेरे पास कितने, पांच है, फाइव है, तो फाइव मतलब और, तो मुझे पता है कि मेरे जो डेटा बिट है, ठीक है, उसमें जो है पैरिटी वन की, मतलब वन जो है वो मेरी ऑड है, तो मैं ऑड के लिए जीरो भेज दूंगा, यहाँ भेज दूंगा जीरो, ठीक है। अब ये जब डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बिट ऊपर नीचे हो जाए, मतलब 1 0 हो जाए या 0 1 हो जाए। अगर ये 1 0 हो गया, मतलब क्या होगा, वन जो है मेरे इवन हो जाएंगे, और यहाँ लिखा ऑड है पैरिटी में। इससे हम क्या कर सकते हैं, एरर फाइंड कर सकते हैं कि कुछ एरर तो नहीं आ गई हमारे डेटा ट्रांसफर में, ठीक है। इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है कि कोई नॉइस आ गई है, कुछ ऐसा हुआ है कि डेटा हमारा जो है करप्ट हो गया है या कुछ, ठीक है। तो इसलिए हम पैरिटी को यूज करते हैं, पैरिटी बिट को, ठीक है। नेक्स्ट, सो आगे बढ़ते हैं। पैरिटी बिट के बाद हमारा है ये स्टॉप बिट, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, द लास्ट पार्ट ऑफ द कैरेक्टर फ्रेम कंसिस्ट ऑफ 1 1.5 और टू स्टॉप बिट दैट आर ऑलवेज रिप्रेजेंट अ नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है। मतलब पता करने के लिए कि यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है? और नेक्स्ट, हाँ ये देख लेते हैं। इसमें द लाइन स्टे इन द नेगेटिव, जिसको बोल रहे हैं ये मार्क, सीरियल में मार्क बोले जो कि नेगेटिव में, और जो पॉजिटिव में है उसको बोल रहे हैं स्पेस इफ, ठीक है, ये मार्क है। देन हमने जो पढ़ी थी चीजें कि जीरो को जो है प्लस नेगेटिव। वोल्टेज से, और वन को माइनस वोल्टेज से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसमें RS-232 में ऐसा होता है। सो जैसे इसमें क्या है कि ये डेटा इसने भेजा, स्टार्ट बिट
देन ये डेटा भेजा है, मतलब LSB इसकी कहाँ है, यहाँ, एंड देन MSB यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे वापस से इसको डिकोड करना है तो मैं क्या करूंगा, ये क्या होगा मेरा, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ से रीड करना स्टार्ट करूंगा, ना कि यहाँ से। सो मेरा जो डेटा बिट्स आएगा, जो फ्रेम आएगा, इस चीज को पूरे जो ये 8 बिट है ना यहाँ, इसको बोलते हैं पूरा फ्रेम, डेटा फ्रेम। ठीक है, और जब अब ये रीड करेगा लिसनर, स्लेव, तो यहाँ से रीड करेगा, वो चेक करेगा, क्योंकि उल्टा करके जाता है ना डेटा। सो यहाँ से चेक करेगा ये क्या है मेरा मार्क। ठीक है, यहाँ पे जो है ये ये जो होगा ये होगा 1, ये 1 1 1, और ये जो हाई दिख रहा है आपको मतलब ऊपर की तरफ, ये होगा 0 1 1 0 1 1 0 एंड देन 1, ये चीज होगी। जैसे 1 1 1, एक्चुअल में इंटरप्रेट कर रहे हैं डेटा को, तो देखो ये बन रहा है 1 1 0 1 1 0 1, मतलब 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1, जो कि हेक्साडेसिमल में 60 इसको बोलते हैं जब, ठीक है, कन्वर्जन करेंगे। और आस्काई में कन्वर्जन करेंगे तो ये लेटर M बनता है, मतलब M, जैसे मुकेश में M है, ऐसे उसका मतलब 60 मतलब हेक्स में अगर लिखेंगे तो वो M होता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज भी लिखिए, द ट्रांसमिशन यूजेस ऑड पैरिटी, देयर आर 5 वंस among the data bits already in odd number, so the parity bit set to 0। तो इस वजह से पैरिटी यहाँ पे क्या हुई है, 0 सेट हो रखी है। ओके, देन आगे डेटा ट्रांसफर रेट पे बढ़ते हैं, जो मैं बोर्ड रेट की भी बात कर रहा था। ठीक है, जिससे क्या डिफाइन होता है वो देख लेते हैं। You can calculate the maximum transfer rate in characters per second for the given communication setting by dividing the baud rate by the bits character frame। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो बिट्स कितनी जा रही थी यहाँ पर, अगर ध्यान दें तो 8 9 10 11, 11 बिट जा रही है हमारी। तो नीचे आएंगे, ये देखेंगे, सो 9600 बोर्ड रेट थी, मतलब एक तरीके से ट्रांसमिशन स्पीड। ठीक है, और हम कितने भेज रहे हैं, 11। ठीक है, तो हम कितने कैरेक्टर्स भेज सकते हैं पर सेकंड, 872 कैरेक्टर्स पर सेकंड हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हम भेज सकते हैं, अगर बॉर्ड रेट ही है तो 9600। और ये बॉर्ड रेट अगर बढ़ जाती है, ठीक है, 115200 भी होती है, तो फिर और बढ़ जाएगी आपकी स्पीड। ठीक है, उस हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट अपने आप, इंस्ट्रूमेंट में सेटिंग करनी होती है मेन्यू में जाके, और अपना जो PC है या कंट्रोलर है, ठीक है, या मास्टर है, अब वो भी उस साइड पे भी वो कॉन्फ़िगर कर लेता है, मतलब दोनों को सेम लेवल पे होना पड़ेगा ना उसके लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, सीरियल पोर्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे हमने RS-232 भी देख रहे थे, ऐसे ही RS-485 होता है। ठीक है, इससे आप, ये दोनों सेम ही है लगभग। ठीक है, RS-485 स्टैंडर्ड, RS, ये RS-422 क्या है, यूज अ डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज अपोज द अनबैलेंस सिग्नलेटेड। ठीक है, रेफरेंस टू ग्राउंड differences transfer which uses two lines easy to transfer and receive signal। okay, अच्छा, ये जो RS-422 है, RS-485 है, तो हमें बस इतना डिफरेंस है कि ये सिंगल स्लेव के लिए है और ये मल्टीपल स्लेव के लिए है। ठीक है, RS-422 that allow you to connect, ठीक है, is a variation of RS-422 that allow you to the connect up to 32 devices to a single port and define the necessary electrical characteristic to ensure adequate signal voltage under maximum load। अच्छा, एक चीज इसमें देखते हैं कि जैसे मैंने अभी सीरियल की बात करी कि बिट बाय बिट डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो RS-485 में ऐसा क्या है, मतलब यहाँ जो डिफरेंशियल की बात हो रही है कि यूजेस अ डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज अ, यूजेस अ डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इसको समझते हैं। अच्छा, जैसे हमने डेक में पढ़ा है, डेक में हमने पढ़ा है कि जो
डेटा एक्विजिशन कर रहे हैं एनालॉग इनपुट पे, वो सिंगल एंडेड के थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंशियल से भी कर सकते हैं। सो क्या रीजन था उसके पीछे रीजन बता देता हूँ। जैसे RS-485 में जो लाइन रहती है, जो चैनल रहते हैं, वो दो रहते हैं। एक रहता है ए, एक रहता है बी। ठीक है, अब देखो बिट्स की बात है। बिट्स मतलब हाई येलो, हाई येलो, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मुझे 1 भेजना है तो डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मैं क्या भेजूंगा, ए पर 5 वोल्ट भेजता हूँ, ठीक है। मुझे अगर 1 भेजना है, मैं 1 की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और बी पे मैं क्या भेज दूंगा, 0 वोल्ट। ए पे 5 वोल्ट, बी पे 0 वोल्ट, ठीक है। जब और जब लिसनर होगा, मतलब जो स्लेव होगा, जब इसको रीड करेगा, तो वो पता है क्या देखता है, 1 देखने के लिए वो ये देखता है कि दोनों में डिफरेंस कितना है, A-B करके वो दिखता है, ठीक है। A-, जो कि हमारा कितना आ रहा है, 5 वोल्ट। अब इसका क्या फायदा है, देखो एनवायरनमेंट में कोई नॉइस आती है, ठीक है। मतलब जब वायर बिछा रखी है आपने, वायर के थ्रू ही तो कनेक्टेड है ये दोनों, ये हमारे मास्टर और स्लेव। तो अगर सपोज कि अगर कोई नॉइस आ जाती है 1-1 वोल्ट की, तो ये क्या होगा आपका सिग्नल, ये आपका सिग्नल 5 वोल्ट से 1-1 वोल्ट की नॉइस आ गई है, तो 5 वोल्ट का सिग्नल आपका 6 वोल्ट बन गया। तो 0 वोल्ट भी तो आपका 1 वोल्ट बन गया होगा। जब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे A-B, सॉरी, ठीक है, A-B या फिर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 6 - 1, दैट इज ऑल्सो 5, है ना। तो डिफरेंशियल में यूज करने का ये बेनिफिट है, जैसे हम डेक में करते थे। डिफरेंशियल में यूज करने का यही बेनिफिट था कि अगर नॉइस आती है, कॉमन मोड नॉइस आती है, तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो नेग्लेक्ट की जा सकती है, तो हमें एक्चुअल सिग्नल जो आ रहा है वो मिल जाता है, ठीक है। RS-485 का ये एडवांटेज है यहाँ पे, ठीक है। तो यूजिंग अदर इंटरफेसेस से क्या मतलब है, देयर आर डिवाइसेस मेड टू कम्युनिकेट विद सीरियल, क्या हमने जो बात करी, और जीपीआईबी इंस्ट्रूमेंट, इन अभी हम सीरियल और जीपीआईबी पढ़ रहे थे, तो इसको ना तो इथरनेट भी कर सकते हैं, यूएसबी भी कर सकते हैं, मतलब पोर्ट पोर्ट चेंज हो जाता है, मतलब करना तो वही है, सीरियल ही करना है और जीपीआईबी के थ्रू करना है, लेकिन पोर्ट चेंज हो जाते हैं कि आप यूएसबी से भी कर सकते हैं और इथरनेट से भी कर सकते हैं, मतलब वायर ही है, जस्ट आपको इथरनेट पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, आप यूएसबी के थ्रू पोर्ट के थ्रू कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा यूएसबी एंड ईथरनेट इंटरफेसेस ट्रांसफॉर्म यूएसबी पोर्ट और ईथरनेट पोर्ट इनटू asynchronous सीरियल पोर्ट फॉर कम्युनिकेशन विद सीरियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, अभी तो अभी हम ये देख रहे थे हार्डवेयर लेवल की चीजें की, हार्डवेयर लेवल की, और वो थोड़ा कम्युनिकेशन का, ठीक है, हमने देखा। तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फॉर इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल यूजिंग LabVIEW इज सिमिलर टू द आर्किटेक्चर फॉर टेक, सेम ही है, मतलब सिमिलर है, बस ये वो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है और वो डेटा एक्विजिशन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट इंटरफेस सच एज GPIB include a set of driver, okay, used next to configure the interface virtual instrument software architecture, that is VISA. VISA is a common API to communicate with the interface driver and is the preferred method used when the programming for instrument control in LabVIEW.
मतलब जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, सीरियल करें, जीपीआई भी करें, ठीक है, ये जो भी कर रहे हैं ना हम, तो इसके लिए ना यहाँ पे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर मतलब एक एपीआई है वीजा नाम से, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। Many lab use VIs for instrument control use the Visa API. Okay, many lab VIs जो है वीजा एपीआई का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट आईओ असिस्टेंट जो है एक LabVIEW एक्सप्रेस वीआई है। जैसे हम बैक असिस्टेंट पढ़ते हैं ना कि प्री डिफाइंड पहले से ही लो लेवल वीआईस को लेके बनाई गई है, ठीक है, जिससे हम इजीली प्लग एंड प्ले करके डेटा एक्विजिशन कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आईओ इनपुट आउटपुट असिस्टेंट है, ठीक है। सो ये एक्सप्रेस वीआई है, इसको यूज करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, to communicate with the message based instrument and convert the response from raw data to ASCII representation. सारी चीजें, ठीक है। मैक्स का यूज करना, यूज मैक्स टू कॉन्फ़िगर एंड टेस्ट द जीपीआईबी इंटरफेस। मैक्स, आपको पता है मैक्स क्यों यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी सीरियल डिवाइस है, कोई भी जीपीआईबी बेस्ड डिवाइस है, या कोई डेटा एक्विजिशन एनआई कार्ड है, ठीक है, सो उन सबको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने मैक्स में आके, ठीक है। और इजी टू यूज है, मीन सॉफ्टवेयर लिखने की नीड नहीं होती है, डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं, डेटा देख सकते हैं मैक्स पे, ठीक है। तो मैक्स इंटरेक्ट्स विद द वेरियस diagnostic configuration tool install the driver and also with the Windows Assistant device manager. The driver level software is in the form of DLL. DLL क्या है? डायनेमिक लाइब्रेरी है, मतलब जो हम लाइब्रेरी पे काम कर रहे हैं ना ऊपर ऊपर से, तो एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हाई लेवल चीजें है, लेकिन जो हार्डवेयर लेवल पे चीजें हो रही हैं उसको करने के लिए ना यहाँ पे लो लेवल्स ड्राइवर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम डीएलएल, ठीक है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, वो यूज होता है इसमें। से इसमें देखो द इंस्ट्रूमेंट आईओ वीआईस एंड फंक्शन डायरेक्टली कॉल द ड्राइवर सॉफ्टवेयर। एक चीज, इस तरह का इंटरफेस मैक्स का आपने देखा होगा। डिवाइसेस इंटरफेसेस में आपको जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है आप ये देख सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उससे डेटा रीड राइट जो आपको करना हो कर सकते हैं आप। जैसे सेटिंग्स की हुई है कुछ, ठीक है, टाइम आउट सेटिंग्स, जीपीआईबी इंटरफेस आईडी क्या है, टर्मिनेशन सेटिंग्स जो कर रखी, ईयूआई हमने पढ़ा था, ईयूएस हमने पढ़ा था, तो वो सब हम यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज 9_1 ये आप प्लीज कर लीजिएगा नेक्स्ट नंबर पर। यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट इनपुट आउटपुट असिस्टेंट, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। ये जस्ट सिमिलर ही है जैसा हमने डैक सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, प्लग एंड प्ले टाइप का। एक्सप्लोर करते हैं इंस्ट्रूमेंट आईओ असिस्टेंट में, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आईओ असिस्टेंट है, जैसे हमने डैक असिस्टेंट यूज करा था कि हम ओपन करके कॉन्फ़िगर करते हैं क्या क्वायर करना है, हमें सिग्नल जनरेट करना है। ऐसे ही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आईओ असिस्टेंट में क्या आप सेलेक्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, आपको कुछ राइट करना है, देन यू हैव टू मेक अ राइट, मतलब एक बटन बनाते हैं नीचे राइट का, बहुत इजी होता है वो बनाना, मतलब ठीक है। राइट करना है, रीड एंड पार्स करना है, मतलब रीड करना है, ठीक है, उसको समझना है, रीड एंड पार्स करना है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट हम थे वीजा पे, यूजिंग वीजा। सो वीजा इज अ लोअर लेयर ऑफ फंक्शन, ठीक है, ठीक है, फंक्शन इन द लैंग्वेज इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर, ठीक है, which is responsible to communicate with the driver software, okay. So visa is a high level API that calls low driver, ठीक, मीन्स क्या है कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, सो डायरेक्टली वीजा तो इन्वॉल्व रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हार्डवेयर लेवल पे चीजें हो रही हैं उसके लिए ना लो लेवल ड्राइवर्स होते हैं, जैसे हम डीएलएल बोलते हैं, तो उसका यूज होता है बैकएंड में, ठीक है। वीजा कैन कंट्रोल वीएक्सआई, जीपीआईबी, ठीक है, सीरियल एंड कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है,
इंस्ट्रूमेंट एंड मेक द प्रीपेड ड्राइवर कॉल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। ठीक है, मतलब किस टाइप का ड्राइवर आप यूज कर रहे हो, उस टाइप के आपको ड्राइवर भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। So in LabVIEW, we use a single library function you use to communicate with GPI, serial, VXN, computer-based instrument. You don't need to use a separate input panel to program an instrument. For example, some instrument give you a choice of the type of interface. Okay? If the LabVIEW instrument driver were written with a function of on the function all function, मतलब ये इसका पाथ दे रखा है, ठीक है, जहाँ पे आप जाके जब लेवी ओपन करेंगे तो फंक्शन जाके इंस्ट्रूमेंट आगे में जाके जीपीआई पैलेट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, वीजा प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी क्या है? ठीक है, these three are terminology। ठीक है, the following terminology is similar to the use for the instrument driver। ठीक है, first one is resource any instrument in the system including serial and parallel ports मतलब जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया हमने अपने कंट्रोलर के साथ, दैट इज मतलब हमारा पीसी जिसे मैं कंट्रोलर बोल रहा हूँ, हमने कनेक्ट किया कंट्रोलर पे। सो क्या होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का एक आईडी हमको मिलती है, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए आईडी तो चाहिए ना। जैसे मैं एड्रेस की बात कर रहा था कि एड्रेस भेजते हैं मल्टीपल, अगर स्लेव्स है तो एड्रेस भेजना है। तो जैसे वो पोर्ट जो वायर है, जो यूएसबी केबल है या DB9 आपका वो है, ठीक है, कनेक्टर। सो जब वो कनेक्ट हो रहा है तो एक रिसोर्स बनता है, मतलब पोर्ट पे जब कनेक्ट करते हैं तो एक रिसोर्स मतलब एक नाम उसको डिफाइन किया जाता है हमारे सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो उसको रिसोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, सेशन क्या है? सेशन, ठीक ठीक है, जब आपने उस पोर्ट को यूज करके उस इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो एक सेशन असाइन होता है। ठीक है, यू मस्ट ओपन अ विजर सेशन टू रिसोर्स टू कम्युनिकेट विद इट, सिमिलर टू कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, जब आपने उस रिसोर्स को यूज करा तो कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, ठीक है, जब आप ओपन करेंगे तो आपको एक विजर सेशन नंबर असाइन किया जाएगा। लाइब्रेरी एक रिटर्न करते हैं एक विजर सेशन नंबर को। ठीक है, जो कि यूनिक होता है। ठीक है, ओपन किया, रिसोर्स हमने कनेक्ट किया, ओपन किया, ओपन कॉन्फ़िग किया, ओपन वीजा किया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन किया उस इंस्ट्रूमेंट का, देन लेब्यूज का क्या करता है, एक सेशन आपको देता है। ठीक है, सेशन मतलब एक यूनिक नंबर, एक चैनल एक टाइप का उससे कम्युनिकेट करने के लिए। हमको जरूरत नहीं है ये सब, मतलब कि इसका यूज करना पड़ेगा, नहीं, ये ऑटोमेटिकली बनती है, बस हमको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, व्हेन यू ओपन अ सेशन टू रिसोर्स तो लाइक यू टर्न अ वीजा सेशन नंबर, ठीक है, व्हिच इज यूनिक रेफरेंस टू दैट इंस्ट्रूमेंट, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट होंगे तो मल्टीपल सेशंस होंगे उनके, जब आप ओपन करेंगे कॉन्फ़िगर करेंगे दैट टाइम वो सेशन बनेगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो अपने सेशन ओपन किया है उसके बाद आपको रीड करना है, राइट करना है, क्लोज करना है, जो भी ऑपरेशन आपको करना है फिर उसके बाद आप ये कर सकते हैं। ठीक है, एक चैनल उसने स्टैब्लिश कर लिया। देन इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रिप्टर, एग्जैक्ट नेम ऑफ द रिसोर्स। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टर आता है उनका लिखा हुआ, जैसे जीपीआईबी है तो जीपीआईबी, सीरियल है तो ये सराल करके। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देख लेते हैं। हाँ, इसने कुछ बताया हुआ है कि द इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रिप्टर जो है, इंस्ट्रूमेंट डिस्क्रिप्टर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो सिमिलर है एक फोन नंबर तरह। ठीक है, और जो रिसोर्स की अभी हमने बात करी वो एक पर्सन है। ठीक है, वो सिमिलर एक पर्सन की तरह, और जिससे बात कर रहे हो, ठीक है, जिससे तुम बात कर रहे हो पर्सन, वो रिसोर्स की तरह। एंड द सेशन इज सिमिलर टू द टेलीफोन लाइन। सेशन क्या है? एक टेलीफोन लाइन। डिस्क्रिप्टर क्या है? टेलीफोन नंबर। रिसोर्स क्या है? जिससे तुम बात कर रहे हो। ठीक है, एक तरीके से ये बता रहा है एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट, ये कुछ सिंबल्स हैं। ठीक है, जब आप इन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, सो आपको मैक्स में या फिर LabVIEW में इस तरीके से उनके सिंटेक्स शो होते हैं। ESRL डिवाइस वन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, GPIO डिवाइस के लिए ऐसा आएगा, VXI के लिए ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट,
So visa and serial, the visa configuration serial port VI initialize the port, identify the रिसोर्स नेम। जैसे अभी हमने रिसोर्स नेम की बात करी है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये वीजा रिसोर्स नेम आपको शो हो रहा है कि ASRL 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे करके शो हो रहा है। ठीक है, इसका यूनिक आईडी है। ठीक है, जब पोर्ट कनेक्ट करते हैं तो क्या नाम है उसका, कि क्या एड्रेस है उसका, जिससे हम उसको समझ पाएंगे सिस्टम में, तो वो एक रिसोर्स नेम है यहाँ पे। ठीक है, तो वीजा कॉन्फ़िगर सीरियल पोर्ट क्या करता है, इनिशियलाइज करता है पोर्ट को। ठीक है, और क्या क्या करता है, ठीक है, कुछ सेटिंग्स भी होती है वहाँ पे, जैसे टाइम आउट सेट द टाइम आउट वैल्यू फॉर द सीरियल कम्युनिकेशन। ओके, बॉड रेट, डेटा बिट्स पैरिटी, फ्लो कंट्रोल। ठीक है, स्पेसिफाई दिस सीरियल पोर्ट, कुछ मतलब जो भी है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है हम यहाँ पे वीजा कॉन्फ़िगर सीरियल पोर्ट पे कर लेते हैं। ठीक है, टाइम आउट से क्या मतलब है कि हमारे कंट्रोलर ने, मतलब पीसी ने कुछ कमांड सेंड करी इंस्ट्रूमेंट को, देन कुछ स्पेसिफिक टाइम होगा कि कब तक वेट करना है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ एरर में फंस जाए, हो सकता है कि जो आपने कमांड दी वो गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि वो समझ ना पा रहा हो, या कुछ एरर आ गई हो, या इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया। तो टाइम आउट कब होना है, कितने समय के बाद, तो वो हम टाइम आउट सेट कर सकते हैं। मॉडरेट, ओके, ऑलरेडी ये सब कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें कि बॉड रेट कितना रहना है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, वो आप सेट कर सकते हैं। अभी बताया था ना 9600 है, सो तुमने 96 सेट किया हुआ है। हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट की दूसरी हो 115200, तो वो हम यहाँ मेंशन करें। डेटा बिट्स ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 8 रहती है। पैरिटी बिट नन कर सकते हैं, आप चाहो तो ओड इवन जो भी लगाना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप बिट, ठीक है, फ्लो कंट्रोल भी होता है इसमें, किस किस तरीके से कंट्रोल करना है। ये हमें बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है उसको नन रहने देते हैं। ठीक है, देन आगे मूव करते हैं। सो ये जो एग्जांपल है, ये समझा रहे हैं कि सो हाउ टू सेंड द आइडेंटिफिकेशन क्वेरी कमांड। ये आपको दिख रहा है स्टार आईडीएम क्वेश्चन मार्क, ये एक यूनिवर्सल कमांड है। ठीक है, इस कमांड को सेंड करने पे, मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में कनेक्ट करता हूँ, सो इस कमांड को अगर मैं सेंड करूंगा तो जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, ठीक है, जैसे कोई डीएमएम हमने यूज किया हुआ है GW स्टैक कंपनी का 8341, उसको सेंड करूंगा तो वो रिप्लाई में पता है क्या देगा, अपना मॉडल नंबर देगा, सीरियल नंबर देगा, किस कंपनी का है, GW स्टैक का, तो वो देगा। ठीक है, मतलब एक अपनी आइडेंटिटी हमको बताएगा। ठीक है, तो यहाँ जो ये पिक्चर में शो हो रखा है ना, दिखा रहा है यहाँ पे कि स्टार आईडी टू द इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे डाल रखे ये स्ट्रिंग डाल रखी है उसने बेसिकली। ठीक है, स्टार आईडी क्वेश्चन मार्क ये राइट कर दिया इसने वीजा राइट में। ओके, तो अच्छा, एक चीज और कि जैसे ASRL2 है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये पीसी क्या करता है ना, कम कॉम पोर्ट असाइन करता है, कम्युनिकेशन पोर्ट, जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, डिपेंड करता है कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट है तो मल्टीपल कॉम है। तो एस इसको ना, जैसे इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया ना, तो ASRL2 ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको, ये जो नाम दिख रहा है, इससे भी कॉल कर सकते हो, आप चाहो तो कॉम 2 इससे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एलियासिस है, मतलब जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम जैसे डैक बोलते हैं ना, डेटा एक्विजिशन को डैक बोलते हैं। ठीक है, इजी रहे। सो ऐसे ही पीसी में अगर हमको इजी मतलब रहता है हमको कि कॉम 2 कॉम 1, तो हम इजीली इसको यूज करते हैं। कॉम 1 की डिवाइस है, अब ये तो बोला मतलब बोलने में थोड़ा वैसा ही, SRL2 इंस्ट्रूमेंट ऐसा बोलेंगे तो अजीब है। तो इसको हम क्या है कि कॉम 2 कॉम 1 ये बहुत आसान होता है। ठीक है, ये कहना है, तो ये कॉम 2 के नाम से भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। सो बाकी इसमें ये क्या क्या है, इसने राइट किया है। ठीक है, ये कमांड इसने राइट करी, देन बाइट काउंट ऐड करे कि जो बाइट रीड करनी है, मैक्सिमम कितने बाइट्स रीड करना चाहता है वो इसने मेंशन कर दिया, 200 बाइट। हो सकता है डेटा उससे कम में आ जाए, ठीक है, कम। तो वो हम ये बाइट्स डालते हैं कि कितना हम रीड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रीड करके देते हैं, देन वीजा क्लोज, फिर हम उसको क्लोज कर देते हैं। जैसे हम कहाँ थे,
The visa configure serial port. The visa configure serial port. Open communication with COM2 and set, मतलब ये कम, ये जो है ये बोर्ड रेट सेट कर देता है, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है वो सेट हो जाती है, ठीक है। देन द वीजा राइट फंक्शन सेंड द कमांड, मतलब ये जो फंक्शन है वीजा राइट, ये कमांड सेंड करता है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंड द कमांड टू द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वीजा रीड फंक्शन रीड बैक अप टू 200 बाइट्स इनटू द रीड बफर, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है रीड करने के लिए, जो हमने डेटा भेजा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ने उसको समझा, देन उसको रिप्लाई करा वापस से कि अच्छा आप मेरी आइडेंटिटी जानना चाहते हैं, सो उस इंस्ट्रूमेंट ने आइडेंटिटी के रूप में अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंड करी, तो वो हमें जो सेंड करी वो हमें कहाँ रीड होगी, वीजा रीड, यहाँ पे रीड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे रीड हो जाएगा। देन सिंपल क्लोज करने के बाद बाइट्स एंड द सिंपल एरर हैंडलर वी चेक द एरर कंडीशन, मतलब यहाँ पे क्लोज किया, देन एरर हैंडलर हैंडल किया, एरर अगर आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, वो सब यहाँ पे। वीजा रेट ये तो इंडिकेटर है, मतलब जो वैल्यू आ रही है डीएमएम कौन सा है तो वो सब इसमें लिखेगा ना, वो इसमें दिखाएगा हमें देख। तो ये इसने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल है, ये हमने क्या किया, स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन किया उस सीरियल पोर्ट का, रिसोर्स क्या है, किस बॉड रेट पे काम करता है, डेटा बिट्स कितनी है, पैरिटी है, स्टॉप बिट्स है, ठीक है, फ्लो कंट्रोल क्या रहेगा, तो हमने एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लिया। देन हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन किया, देन हमने राइट किया, इंस्ट्रूमेंट को कमांड भेजी, देन रीड किया एंड देन क्लोज किया उस सेशन को, ठीक है। तो हमारा काम हो गया, मतलब हमने राइट राइट किया, हमने कमांड मांगी और कमांड का रिप्लाई आ गया, ठीक है। ओके, सो ये एक्सरसाइज है एक 9 अंडरस्कोर 3, ये आप देखिए इसको कर लीजिएगा। देन हाँ, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर्स, ओके। ओके, तो अभी देखो ये एक सिनेरियो समझने के लिए कह रहा है, इमेजिन द फॉलोइंग सिनेरियो, ठीक है, आपने कोड लिखा है, यू रोट अ लाइब्रेरी वीआई दैट कम्युनिकेट विद अ स्पेसिफिक ऑसिलोस्कोप, ठीक है, इन योर लैब। अनफॉर्चुनेटली द ऑसिलोस्कोप नो लॉन्गर वर्क्स, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, एंड यू मस्ट रिप्लेस इट, ठीक है, और आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। हाउएवर दिस पर्टिकुलर ऑसिलोस्कोप इज नो लॉन्गर मेड, वो बनता भी नहीं है, बनना बंद हो गया। यू फाउंड अ डिफरेंट ब्रांड, आपने कुछ डिफरेंट ब्रांड जो है वो, you found a different brand of oscilloscope that you want to purchase, but your VI no longer work with the new oscilloscope। मतलब क्या है कि आपके पास पुराना था ऑसिलोस्कोप, देन आपने उसके लिए कोड कर रखा था, ठीक है, वीजा एपीआई का यूज करके, राइट रीड करके आपने डेटा उससे रीड कर रहे थे, ठीक है, कुछ राइट कर रहे थे, वो सारी चीजें कर रहे थे, हमने कोड बना रहा हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो जो है इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया और वो मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, मिलता ही नहीं है। सो इस केस में क्या करना, ठीक है, सो अब यू फाउंड अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ ऑसिलोस्कोप, ठीक है, बट वीआई नो लॉन्गर, अब क्या होगा, पुराना कोड तो नए वाले में नहीं चलेगा क्योंकि नया ऑसिलोस्कोप परचेस करके लाया है, तो कुछ ही और ब्रांड का हो सकता है, तो चलने वाला नहीं है, हो सकता है कुछ अलग तरीके से काम करता हो, ठीक है, बट यू वी आई नो लॉन्गर वर्क विद द न्यू ऑसिलोस्कोप, तो आपको फिर नया कोड लिखना पड़ेगा, यू मस्ट सी राइट योर वीआई, ठीक है। इसी के लिए हमने फिर यहाँ पे क्या है, एक चीज है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर है। when you use an instrument driver, the driver contain the code specific to the instrument, therefore if you change instrument you must replace only the instrument driver VIs with the instrument VIs for the new instrument, ठीक है। कि इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर क्या होगा, जैसे आपने नया उसको परचेज किया था, सो आपको बस क्या करना है, उसके इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर्स आते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट प्लग एंड प्ले टाइप की प्री डिफाइंड कुछ एपीआईज होंगी, ठीक है, वो भी वीजा एपीआई का यूज करके कम्युनिकेशन कर रही होंगी, ठीक है। सो हाँ, तो वो इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर आप यूज करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चेंज करने की जरूरत पड़ती है, इफ यू चेंज इंस्ट्रूमेंट यू मस्ट रिप्लेस ओनली द इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर, बस आपको इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर रिप्लेस करना है, और जहां जहां वो वीआई लगी हुई है 4-5 वो चेंज कर रही है, जस्ट आपका लॉजिक वही रहेगा,
आपकी चीजें वही रहेंगी, ठीक है। विच ग्रेटली रिड्यूस, मतलब जो आपका टाइम है वो डेवलपमेंट टाइम उसको कम करेगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर हेल्प make test application easier to maintain because the drivers contain all the input output for an instrument in one library। कहने का मतलब ये कि जो भी कमांड्स होंगी, जो सारी चीजें होंगी उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ठीक है। हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो एक चीज बता रहा था कि एससीपीआई कमांड्स होती हैं, ठीक है। सो जो एससीपीआई कमांड्स है वो उसकी लाइब्रेरी में होंगी, पहले से बने बनाए प्री डिफाइंड फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो वो बने हुए आते हैं पहले से इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर जब आप इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट से, ठीक है। देन हाँ, तो ये बता रहा था लेट बी प्लग एंड प्ले इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर इज सेट ऑफ अ वीआई दैट कंट्रोल्स अ प्रोग्रामेबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वही बात है कि इंस्ट्रूमेंट आप ड्राइवर आपने इंस्टॉल करे तो प्लग एंड प्ले आपको मिल गया, मतलब जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करे और रीड कर लिया। आपको वहाँ पे कमांड लिखने की नीड नहीं है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि टाइम आउट कितना है, सॉरी टाइमैनिक सीक्वेंस क्या रहेगा, ठीक है। कब क्लोज करना है, वो सारी चीजें पहले से बना बना के आई हुई होती हैं। जैसे मैं डीएमएम की बात करूं, जो जीडब्ल्यू स्टैक डीएमएम की मैं बात कर रहा हूँ 834। सो मैंने भी इसको जब यूज किया किसी प्रोजेक्ट में, सो मैंने इसके लो लेवल वीआई जो है ये वीजा वाले, उसको यूज करके नहीं बनाया बिकॉज इसके अवेलेबल थे ड्राइवर इंटरनेट पे। जस्ट मैंने डाउनलोड किया एंड यूज किया, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया कि वोल्टेज रीड करनी है, जब मुझे रेजिस्टेंस रीड करना है तो उसको कॉन्फ़िगर कर लिया, बहुत इजी होता है वो, ठीक है। चेंजेबल भी है, कोई इंस्ट्रूमेंट नया आता है तो बहुत इजी तरीके से मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ उनको, ओके। ठीक है। और भी चीजें होती हैं इसमें, ट्रिगरिंग के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जब ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो भी सपोर्ट करता है वो इंस्ट्रूमेंट, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सब उसमें मिल जाती हैं, ठीक है। आपको उसकी कमांड देखकर, क्योंकि क्या कमांड की भी एक सीक्वेंस होती है, क्या अब ये कमांड देंगे देन ये कमांड देंगे देन ये कमांड देंगे तो देन ये रिस्पॉन्स आएगा। तो वो चीज पहले से बनी होती है, चीजें आपको लोड लेने की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ आपका टाइम बचता है, ठीक है। ये चीज क्या कर रही है, ये हमारे कोड में मॉड्यूलरिटी लाती है, ठीक है। तो सब भी इजी टू यूज है, रिप्लेस करना होगा आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, लोकेट कहाँ करना है, ठीक है। सो टूल्स में जाना है आपको, आप जस्ट चाहे तो फिर किसी ब्राउजर पे जाके सर्च कर सकते हैं, वहां मिल जाएंगे। या फिर लैब के अंदर भी ऑप्शन है, वहां पे जाके भी आप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं ड्राइवर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है टूल्स में जाना है, इंस्ट्रूमेंटेशन, फाइन इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर एट एट ऑल, ठीक है। टूल्स, देन इंस्ट्रूमेंटेशन, देन फाइन इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर, क्या क्लिक करना है, टूल्स, ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन, एंड देन यहाँ पे फाइन इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर का ऑप्शन है, क्लिक करना है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड है तो स्कैन फॉर इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा। अगर नहीं कर पाता तो मैन्युफैक्चरर का यहाँ पे नेम डाल के और कुछ उसका कोई मॉडल नंबर है समथिंग है, सो वो यहाँ पे डाल के आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इजिली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। देन नेक्स्ट, ओके। सो ठीक है, जब आप इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर यूज करते हैं तो क्या होता है, व्हेन यू इंस्टॉल एन इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर, an example program using the driver is added to the NI example finder, ओके। हमने देखा था कि हम एग्जाम्पल फाइंडर में जाके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो वहां जाके सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही जब आप इसको इंस्ट्रूमेंट को ड्राइवर को इंस्टॉल करेंगे देन आपको वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप यूज कर सकते हैं, मतलब जिसकी हेल्प से आपको बने बनाए वहाँ पे, जैसे आपको डीएमएम से वोल्टेज रीड करनी है तो आपको कनेक्ट नहीं करने होंगे वो सब वीआईज, वो पहले से बना हुआ एक कोड होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक कोड होगा, ठीक है, ओके। सो एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर में तो इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है कि क्या क्या हुआ है।
द ब्लॉक डायग्राम इन फिगर 9/29 इंस्लाइड द एजिलेंट, ये उसका मॉडल नंबर है, ठीक है, डीएमएम एक तरह का, यूजेस अ कॉन्फ़िगरेशन वीआई टू चूज द रेजोल्यूशन एंड रेंज, ठीक है। ये जो रेजोल्यूशन एंड रेंज की बात हो रही है जो सीरियल कॉन्फ़िगरेशन में आता है, ठीक है, जैसे हमने बोर्ड रेट ये सब सेट किया था वो सब इसके अंदर है। एंड सिलेक्ट द फंक्शन and enable and disable auto range, that is function हमें select करना होगा कि DC वोल्टेज रीड करना है या AC करना है या रेजिस्टेंस करना है, सो वो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम वीजा एपीआई यूज कर रहे थे तो उस समय वो बस हम स्ट्रिंग ही यहाँ पे इनपुट दे रहे थे, ठीक है, स्ट्रिंग एससीपीआई कमांड दे रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ सिंटैक्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर, कोमा, ये सब, वो सबका टेक केयर करना पड़ रहा है। लेकिन जब हमने प्री डिफाइंड ये इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर हमने इंस्टॉल किया, तो हमें इस तरीके से वी आई यहाँ पे शो हुई, जिसमें हमें इजी हुआ हमें यूज करना, कि हमने जस्ट इनिशियलाइज किया और जो सीरियल कॉन्फ़िगरेशन थी वो एक क्लस्टर में है जिसमें हमने पुट की, देन नेक्स्ट मूव करे कॉन्फ़िगरेशन मेजरमेंट किया जिसमें हमने ये बताया कि हमें रीड क्या करना है, कितने डिजिट तक रेजोल्यूशन, मतलब हमने बताया वहाँ पे, एंड ऑटो रेंज करना है कि नहीं वो बताया, अगर नहीं कर रहे ऑटो रेंज तो मैन्युअली डाली, इतना सिंपल था, ठीक है, ये क्या। सो तो हमने क्या किया, हाँ, यूजिंग द कॉन्फ़िगरेशन वी टू चूज द रेजोल्यूशन एंड द रेंज, सेलेक्ट द फंक्शन एंड इनेबल और डिसेबल ऑटो रेंज, यूजिंग द डेटा वी टू रीड सिंगल मेजरमेंट, ये जो दिख रहा है आपको ये वाली वे, ये रीड करने के लिए यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया कि भाई पहले इंस्ट्रूमेंट को कॉन्फ़िगर कर लो कि सेटिंग्स वगैरह कर लो, ठीक है, अब सेटिंग्स हो गई है। देन हमने कॉन्फ़िगर मेजरमेंट किया, पहले इनिशियलाइज किया, इनिशियलाइज में हमने इंस्ट्रूमेंट को कॉन्फ़िग किया कि सिस्टम से कनेक्ट हो गया है, क्या सेटिंग्स हैं, बॉड रेट क्या है, स्टॉप रेट, पैरेटिविटी, ये वो सब सेट कर लिया। देन कॉन्फ़िगर करा मेजरमेंट के लिए कि डीएमएम अब रेडी रहे, मतलब डीएमएम को हमने कमांड दी कि भाई अब तू रेडी रहे कि मैं अब तुझसे वोल्टेज रीड करने वाला हूँ, उससे एसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ठीक है, और भी जो फ्रीक्वेंसी जो भी रीड करना है वो हमने फंक्शन में याद दिया। अब वो इंस्ट्रूमेंट रेडी हो गया रीड करने के लिए। देन आफ्टर हमने वो रीड कर ली वैल्यू, यहाँ पे इस वी पे रीड सिंगल पॉइंट पे आके हमने उस वैल्यू को रीड कर लिया। देन काम खत्म हो गया, तो डेटा ऑब्वियस है हमको क्लोज करना पड़ेगा, तो जो हमने सेशन बनाया था, ठीक है, वो हमने क्लोज कर लिया यहाँ पे। ओके, every application that uses an instrument driver has a similar sequence of events. First one, initialize, configure, data and close, मतलब initialize किया, ये रहा, configure किया, ये रहा, data read किया, ये रहा, and then close, ठीक है। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट ड्राइवर, हाँ ठीक है, मैंने बता दिया आपको, मैनी प्रोग्रामेबल इंस्ट्रूमेंट है, लार्ज नंबर ऑफ फंक्शन एंड अ मोड्स, ठीक है, कि अगर आपको कुछ रीड करना, जैसे हम डीएमएम की बात करूं तो एक वोल्टेज मेरे को रीड करने के लिए बहुत सारी सेटिंग्स उसमें करनी पड़ेंगी, पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि किस फंक्शन को यूज कर रहे हैं, मतलब डीएमएम वोल्टेज भी रीड करता है, करंट, एसी, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, और भी बहुत सारी चीजें, मुझे क्या करना है, तो मुझे वो फंक्शन सेट करना होगा। ओके, देन मुझे ये बताना होगा कि रेंज क्या रहेगी मेरे इनपुट, जो मेरी वोल्टेज आ रही है उसकी रेंज क्या रहेगी। ओके, तो ठीक है, और मैं चाहूँ तो एक ऑप्शन ये दे सकता हूँ कि ऑटो रेंज में रहे, मतलब जो भी वोल्टेज आए उसके अकॉर्डिंग वो ऑटो रेंज, मतलब अगर चाहूँ तो मैं ये भी डाल सकता हूँ कि वोल्टेज 1 से 10 के बीच में आएगी तो 1 से 10 के बीच में रीड करूँ, ठीक है, वो हो गया मैनुअल रेंज। एक हो गया ऑटो रेंज की, अब कुछ भी वोल्टेज आती है, जैसे मेरे इंस्ट्रूमेंट की डीएमएम की जो मैक्सिमम रीड कैपेसिटी है वो 1000 तक है, तो मैं उसे इनेबल ऑटो रेंज में खोल दूंगा, तो वो कितनी वोल्टेज आएगी 1 से 10 तक, 5 तक, 100, वो रीड कर लेगा इसलिए। अब ये सारी चीजें डालनी होंगी, इतनी सारी चीजें रीड करने के लिए, देन मुझे रीड करना होगा, ये और भी कुछ फंक्शंस होते हैं डीएमए में, तो इतनी सारी चीजें करनी पड़ रही है मेरे को एक वोल्टेज रीड करने के लिए। तो इजी है कि हम उसको ड्राइवर को इंस्टॉल करें और इजिली उससे डेटा फेच कर लें, ठीक है। हमारी तरह ही डेवलपर होते हैं, ठीक है, उनके वो वीजा एपीआई का यूज करके ही ये ड्राइवर्स बनाते हैं, ठीक है। Many programs run a large number of function effects mode. With this complexity, it is necessary to provide a consistent design model that aid both instrument driver developer as well as end user. ठीक है, जो डेवलप करेगा उस इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करने के लिए एप्लीकेशन, ठीक है। The Levy plug and play instrument driver model contain both external structure and internal structure guidelines. Okay.
The external structure shows the instrument driver interfacing with the user and other software component in the system. The internal structure shows the internal organization of the instrument driver, software model, etc. ठीक है, तो देन मूव करते हैं। ये उसका एक टेबल है, ठीक है, जो जो हमने यहाँ पे की चीजें करी हैं। Internally, the BI is in an instrument driver are organized in 6 categories. ठीक है, these categories are summarized this. So initialize क्या? Initialize BI establish communication with the instrument and is the first instrument driver BI call. ठीक है, ये पहली BI जो हमको कॉल हम कॉल करते हैं। देन कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट से करवाना क्या, करना क्या इंस्ट्रूमेंट को, तो वो कॉन्फ़िगर करते हैं। देन एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है, कोई ट्रिगरिंग देनी है, ठीक है, तो वो सब हम यहाँ पे उसको एक्शन सेट देते हैं। देन डेटा, जो डेटा में चाहिए वो रीड करते हैं। एंड फिर यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब रीड कर लिया, देन उसको फिर सेल्फ टेस्ट भी कर सकते हैं, चाहे तो रीड करने के बाद हम रीसेट कर सकते हैं, ठीक है, देन क्लोज कर सकते हैं। अब चाहे तो यूटिलिटी को स्किप कर सकते हैं, नहीं देना हमको ट्रिगर तो एक्शन स्टेटस ईवीआई को हटा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनिशियलाइज करें, कॉन्फ़िग करें, डेटा रीड करें, देन क्लोज करें। लेकिन यहाँ आपको ट्रिगर देने की नीड है, देन एक्शन स्टेटस में जाके आपको ट्रिगरिंग की एपीआईज मिल जाएंगी, वो यूज करके आप ट्रिगर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यूटिलिटी वाले ऑप्शन पे आपको मिलेगा कि कैसे इंस्ट्रूमेंट अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर सकता है, मतलब इंस्ट्रूमेंट को कुछ कमांड दिया हमने तो इंस्ट्रूमेंट खुद को सेल्फ टेस्ट करता है, फिर कैलिब्रेट करता है, चेक करता है, ठीक है, रीसेट कर सकते हैं। तो ये सारी टाइप की भी यूटिलिटी में मिलती है। ट्रिगरिंग रिलेटेड कुछ चीजें जो एक्शन और स्टेटस वाले फंक्शन में मिलेंगी, ठीक है। सो इसके लिए आप ये एक्सरसाइज 9_4 ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं, सेल्फ रिव्यू क्यूज है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक जो मैं टीएमपी बात कर रहा था इस लेक्चर में, जीडब्ल्यू इंसेक्ट डीएमए में 8341, सो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो इसके बाद आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, उसमें मैंने दिखाया हुआ है, बताया है कि कैसे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना और कैसे डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा चीजें उसमें मैंने बताई, आप चाहे तो उसको देख के और ज्यादा समझ सकता है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। Which instrument interface doesn't use the Visa API? ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंटरफेस है जो वीजा एपीआई का यूज नहीं करता? वीजा एपीआई का यूज कौन नहीं करेगा? डैक नहीं करेगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि डैक में तो हम तो डैक वाली एपीआई यूज करते हैं ना, तो वीजा एपीआई क्यों यूज करनी, ठीक है। डैक, और व्हाट एपीआई डज द इंस्ट्रूमेंट आईओ असिस्टेंट यूज? इंस्ट्रूमेंट आईओ असिस्टेंट जो है, जैसे डैक असिस्टेंट होता है, डैक असिस्टेंट क्या यूज करता है? तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट आईओ असिस्टेंट क्या यूज करेगा? वीजा। हम पढ़ रहे हैं ना, हमें जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जितना भी जेपीआईपी पे, सीरियल पे जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वीजा के थ्रू कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का पार्ट। जब हम कोई डेटा एक्विजिशन करते हैं, ठीक है, कोई भी एनआईटी कार्ड से डेटा एक्वायर करते हैं, वहां हम डेक एमएक्स यूज करते हैं, ठीक है। डेक एमएक्स यूज करते हैं डेटा एक्विजिशन के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, ये वाले एपीआई रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो वीजा एपीआई रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। सो डेक असिस्टेंट में हम एनआई डेक एमएक्स की छोटी छोटी एपीआई को यूज करके वहाँ पे डेक असिस्टेंट बनाया गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंस्ट्रूमेंट आईओ असिस्टेंट जो है उसको जो बना होगा वो किसका यूज करके बना होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या है? वीजा है, ओके। Then, which of the following is a way to inform listener that all data has been transferred? ठीक है, लिसनर को कैसे पता चलेगा, ठीक है, कैसे, क्या एक तरीका है उसको इन्फॉर्म करने कि अब डेटा खत्म हो गया है, ठीक है, डेटा ट्रांसफर हो गया। यूएस होना चाहिए। पढ़ो ना ढंग से, प्लेसिंग एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में करते हैं क्या? नहीं, बिगनिंग 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 टू एंड होता है ना।
एंड में करते हैं ना, तो ये ऑप्शन थोड़ी होगा, ए होगा ना, असेटिंग द एंड और आइडेंटिटी। बहुत ऑप्शन थे ना, ईओआई और ईओएस। बिल्कुल ठीक है, यूएस भी कर सकते हैं, लेकिन यूएस को क्या बोल रहा है, द बिगनिंग ऑफ द डेटा, तो ये तो नहीं हो सकता, फर्स्ट वन। ठीक है, एंड और आइडेंटिटी। ओके, ये ठीक है। सो यहाँ पे हम खत्म करते हैं इसको। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा, जो रिलेटेड मैंने एक्सरसाइजेस आपको बताई हैं वो प्लीज आप कर लीजिएगा। एंड आप चाहें तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।